जरूरी है, क्योंकि आखिर जहां जहां हिंसा अभी हम देख रहे हैं, और अगर वीडियो फुटेज देखिए प्रोफेसर रविकांत जी, तो उस फुटेज में आपको यही दो तीन चीजें दिखाई देंगी। भगवाधारी जितने हैं उनके कपड़े, उनके वस्त्र नए मिलेंगे आपको, झंडे जितने हैं वो नए मिलेंगे, वो एक भी पुराना नहीं, नए नवेले नए, बिल्कुल टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, भगवा कपड़ा पहना है, वो नया। ये नए कपड़े, नए झंडे और नए बच्चे यानी यंगस्टर्स, क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में हो रहा है? आप क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इसमें एक चीज का और आकलन किया जाना चाहिए कि ये किस जाति समुदाय से आते हैं ये बच्चे, ऑब्वियस है, और किस वर्ग से आते हैं। ऑब्वियस है कि ये बच्चे न तो हायर क्लास के होंगे, न किसी राजनेता के होंगे, ये या तो गरीब तबके के बच्चे हैं या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। सामाजिक स्तर पर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये दलित, पिछड़े और आदिवासी बच्चे। और आरएसएस का जो पुराना काम है कोई आज का नहीं। हम लोग तमस पढ़ते हैं, उस तमस उपन्यास में कुछ इसी तरह के दृश्य हैं कि जहां किशोर बच्चों को हत्या करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें मुर्गे की गर्दन काटता है तो बच्चा वो कांपता है, तो फिर उसको कहा जाता है कि तू तो कायर है, तो वो वीरता दिखाने के लिए फिर जोर से तलवार मारता है। ये उस तमस में भीष्म साहिनी के उपन्यास जो विभाजन पर है उसमें इस तरह का दृश्य आता है। मैं पैट्रिक फ्रेंच को पढ़ रहा था, और जो पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन का परिदृश्य है उसमें उन्होंने दो तीन घटनाओं का जिक्र किया है कि उन्होंने उस आंदोलन में शामिल कुछ बच्चों से और कुछ लोगों से भी पूछा कि भाई आप जो गए थे तो उसके पीछे का कारण क्या था, या आप जानते हैं कि बाबर कौन है? तो उसमें से एक लड़के ने जो जवाब दिया कि बाबर जो है वो राक्षस हुआ करता था जिसने राम के मंदिर को तोड़ दिया था। एक तो ये बड़ा मजेदार मिलता है। दूसरा, एक सज्जन ने पैट्रिक फ्रेंच को कहा कि सन 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे देवता आजाद नहीं हुए, वो अभी भी पराधीन है। तो देवताओं को साहब आजाद कराने के लिए आरएसएस काम कर रहा था। ये जो पिछले दिनों 2-3 साल के बारे में जो मेरी जानकारी है, बिल्कुल किशोर बच्चों के शिविर लगाए गए हैं 15-15 दिन के, जिनको वहीं पर खाना पीना, उठना बैठना सोना सब वहीं होता था। क्या सिखाया जाता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये किशोर वय के बच्चे थे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था, उन्हें शिविरों में बंद करके ट्रेनिंग दी गई। और ये ट्रेनिंग और भी जगह होती, खास करके दलित बस्तियों में। मैं आपको और जो आख्यान सुनाया जाता है वो भी आपको बता सकता हूं। खास करके दलितों के बीच में खिचड़ी भोज होता है। वो तो सामाजिक समरसता जो टर्म है ना दीनदयाल उपाध्याय का, तो उसके नाम पर खिचड़ी भोज होता है। और खिचड़ी खिलाने के पहले जो सुनाया जाता है दलितों को, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि कोई मिडिल क्लास की ही मध्यकाल की ही कहानी होती है कि कोई नवाब था, और उस नवाब के समय पर एक गड़रिया था या एक दलित था, वो अपने गाय भैंस भेड़ चरा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक राजकुमारी की डोली आ रही है और उस पर झपट्टा मारता है वो नवाब का कोई व्यक्ति, कोई सिपाही, कोई दरोगा। तो वो उस राजकुमारी को उठा ले जाना चाहता है। ये जो गड़रिया है जो भेड़ चरा रहा है, ये जो दलित है जो भैंस चरा रहा है, वो उस राजकुमारी की रक्षा करता है अपने प्राणों की आहुति दे करके। ये कहानी सुनाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो गड़रिया है, माने ओबीसी है, दलित है, वो मुसलमानों से राजकुमारी की रक्षा कर रहा है। उसे सांप्रदायिक बनाने की जो पूरी प्रयोगशाला चलती है, तो ये बच्चे उसी समाज से आते हैं और इसी ढंग से इनको ट्रेंड किया जाता है, इनके दिमाग में जहर भरा जाता है। अब आप सोचिए कि जो बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में तलवारें हैं। ये नफरत और हिंसा कौन सिखा रहा है? वो कैसे एक धर्म को गाली देना सीख गए, कैसे एक धर्म विशेष के लोगों
को काटने की बात कर। अब आप सोच सकते हैं, जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, ये वसुधैव कुटुंबकम का देश है कि जहां टुकड़े टुकड़े कर देने की पूरी साजिश चल रही। तो ऐसे ही ये सारी रणनीति बनाई गई है जिसके द्वारा इस देश को विभाजित करना, एक तरफ मुसलमानों ईसाइयों को कमजोर करना और साथ ही साथ दलित और पिछड़ों को दंगाई बनाना, उनको अपराधी बनाना। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 2002 के गोधरा के बाद के जो दंगे हुए थे, उसका जो पोस्टर बॉय था वो जाटो बिरादरी का था और 2019 तक वो जूतों पर पॉलिश ही कर रहा था और लोग गांधीनगर से दिल्ली पहुंच गए उन दंगों के बदौलत। तो वो तो जाटो, वो जो दलित है, वो जो आदिवासी है, उसका तो रोजगार भी छिन गया, उसके तो नौकरियों का सपना ही खत्म कर दिया। तो इस तरह से इन समुदायों को झोंक देना, दंगों में अपराधी बना देना। और अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं? बीसीसीआई के साहब सेक्रेटरी बने हैं। तो ये बच्चे कौन है? ये बच्चे क्या क्रिकेटर नहीं बन सकते? ये बच्चे क्लर्क नहीं बन सकते? ये बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकते? और अब तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने हाथों में तलवारें पकड़ा दी हैं, दिमाग में आपने नफरत भर दी है, हिंसा भर दी है और आपने अपराधी बना दिया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है इस देश को दंगों की आग में झोंकने का। और जो सत्ताधारी लोग हैं वो बड़े ऐशो आराम के साथ, उनके चेहरे पर कोई शिकन है? कभी आपने सोचा है कि बहुत परेशान होकर के कोई बयान दे रहे हो? वो तो जो अभी अमलेंदु जी ने कहा कि वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो इस देश के हालात बेहद खराब हैं। आप लोग बहुत हिम्मत के साथ सरकार की इस कारगुजारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये जो लोग जो कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत भी आजकल बड़ी चाहिए। तो इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको, और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम सब ये काम निरंतर करते रहे, क्योंकि विपक्ष वो काम नहीं कर रहा है और एक बहुत बड़ा मीडिया का जो पूरा तंत्र है वो नहीं कर रहा है। तो आज जो वैकल्पिक मीडिया वो काम कर रही है और देश बचाने का और सौहार्द पैदा करने का काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी अकेले संभव नहीं है, इसके सहभागी आप भी हैं। और हम बिल्कुल, हम और आप सब मिलकर के एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित हो उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई भड़काने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उनको यहाँ जो है कि उस पर ध्यान दिलाया जाए कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में, ये समझने की। जल्दी से एक कमेंट चाहूँगा, एक कमेंट